वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी कंसिडरेशन के ऊपर। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मोशनल ईएमएफ पर। ठीक है, जाना था क्या होता है मोशनल ईएमएफ। उसमें आप लोगों ने ये भी देखा था कि अगर किसी रड को हम लोग अगर मूव कराते हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मान है क्या B, इस रड का जो लेंथ है, रड का लेंथ है क्या L, और इसको हम लोग v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। चाहे रड को हम लोग इधर मूव कराएं, चाहे रड को इधर मूव कराएं, दोनों ही स्थिति में जो इस रड में मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा वो मोशनल ईएमएफ का वैल्यू होता है BLV। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि दिखाएंगे आप लोग को कि भाई जो एनर्जी जो है वो मेरा कंजर्व रहता है। इसी चीज़ को हमको यहाँ पर दिखलाना है, बस छोटा सा चीज़, कि आखिर इस रड को हम लोग मूव कराने में जितना पावर अप्लाई करेंगे ना, वही पावर इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में खर्च होगा, यहाँ पे खर्च होगा। बस एनर्जी कंजर्व रहता है, इसी चीज़ को साबित करना है इस सिचुएशन में। एकदम सिंपल सा फंडा है। जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसका बेस्ट PDF नोट्स आपको हमारे वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com पर मिल जाएगा। आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर वगैरह का किया था, तो आपको मिल जाएगा। तो चलो आप देखते हैं। हम लोग बहुत सिंपल सा चीज़ है, सिर्फ यहाँ समझने पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलो देखो। अब जैसे कि ईएमएफ का फॉर्मूला तो है BLV। अच्छा, उसके बाद इस वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा। वायर का, इस वायर का मान लिया जाए कि जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस है R। तो इस वायर में करंट कितना डेवलप होगा? करंट बराबर फॉर्मूला होता है EMF अब बटे क्या रेसिस्टेंस ना, I इज इक्वल टू E बाय R। ऐसे भी I इज इक्वल टू क्या E बाय क्या R। तो EMF का फॉर्मूला हो गया BLV बटे रेसिस्टेंस है क्या R। तो करंट मेरा इतना हुआ। तो ये तो वायर में करंट डेवलप होगा भाई, ठीक है, करंट डेवलप होगा। लेकिन उस करंट का ऐसे हम लोग चाहें तो यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि उस करंट का डायरेक्शन किधर होगा। जरा सा आप इस सिचुएशन को देख करके बताओ तो। लेंज लॉ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो काम करेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन यहाँ पे तय होगा। हम लोग अगर इसमें वेलोसिटी उधर दे रहे हैं, मतलब उस पर उधर फोर्स लगा रहे होंगे, तब ना इसमें वेलोसिटी रॉड में उधर का आया। तो जो करंट डेवलप होगा ना, वो करंट ऐसे डेवलप होगा इस वायर में, ताकि इस वायर पर, इस करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स मेरा इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में लगे। तो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करने का तरीका। तो वेलोसिटी उधर है, यानी कि रड को हम लोग उधर अगर खिसका रहे हैं, यानी कि उधर जरूर फोर्स लगा रहे होंगे, तो उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। यानी कि याद करो, एक नियम था कि करंट के दिशा में अगर फिंगर हथेली को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में रखे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये अंगूठा बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो हथेली अंदर, ठीक है, अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो अंगूठा मेरा तो किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। तो अंगूठा मेरा किधर हो गया भाई? अरे बाप, इधर हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इधर, हथेली किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मेरा, अरे बाप, करंट किधर होना चाहिए? करंट होना चाहिए इधर। करंट किधर होना चाहिए? इधर। वायर का लंबाई है L, ध्यान में हमको, करंट कैसे? ऐसे, यानी कि P से Q के तरफ। और अगर ये सब को अगर कंडक्टर जैसा ऐसे सर्किट जैसा समझे तो PQRS ऐसे करके चल रहा है करंट। हम लोग बात कर सकते हैं PQRS ऐसे करके, PQRS ऐसे करके करंट चल रहा है, यानी कि P से Q के तरफ, P टू क्या Q, ठीक है, ऐसे करके करंट चला। तब ना इस पर क्या हुआ? करंट की दिशा में फिंगर रखे, हथेली को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, अगर इसी रड को हम लोग इधर मूव कराते, वेलोसिटी उधर देते,
तो क्या होता, कुछ नहीं होता, वेलोसिटी उधर देते तो करंट ऐसे घूम जाता। अगर इस रड को इधर लेके आ रहे हैं तो करंट इधर है, अगर इसी रड को उधर मूव कराते तो उधर कराते तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगना चाहिए, उस हिसाब से मेरा क्या करंट ऊपर चला जाता। तो रड को इधर मूव करा रहे थे तो इसमें करंट इधर डेवलप हुआ ताकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स मेरा किधर लगने लग जाए, इधर लग जाए। और ये मैग्नेटिक फोर्स किस वजह से लगा, ड्यू टू, ये तो लेंज लॉ कहता है ना, लेंज लॉ के अनुसार पता चला। लेंज लॉ तो यही बताता है कि जिधर हम इसको खिसकाना चाहेंगे उस उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ताकि इसका विरोध कर सके। और अगर इसी रड को हम लोग उधर खिसकाए होते तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर किधर लगने लगता, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हाथ से इसको हम उधर अगर खिसकाते तो इसमें करंट ऊपर चलता ताकि मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाए। इसको इधर चला रहे हैं इसीलिए क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन नीचे हो रहा है ताकि मैग्नेटिक फोर्स उधर लग जाए। हथेली को तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है। तो खैर ठीक है, इस रड में इधर की तरफ वेलोसिटी है, ठीक, और तो यानी कि रड को हम उधर खिसका रहे थे तो करंट ऐसे डेवलप हुआ ताकि इस पर मैग्नेटिक फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगे और इस वेलोसिटी का ये मैग्नेटिक फोर्स विरोध कर सके अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, लेंज लॉ के अनुसार। अब चलो जरा सा इधर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आखिर वो लगेगा कितना, जरा सा वो भी देख लो। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है I इंटू एल क्रॉस बी, यानी कि I इंटू एल बी साइन थीटा ना। तो थीटा का मान तो यहाँ पे खैर 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं मेरा लेंथ वेक्टर, यानी कि लेंथ ऐसे है रड, ऐसे करंट की डायरेक्शन, या ऐसे रड है और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ना, तो रड खड़ा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो रड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, है नहीं, तो 90 डिग्री ले लिए। अच्छा, करंट का मान अभी अभी निकाले हैं बी एल भी बटे क्या आर इंटू एल भी ठीक है, बी भी ठीक है, साइन 90 क्या होता है भाई 1 होता है। तो 1 से क्या मतलब, तो एल और बी गुना हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका वैल्यू आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाय क्या आर, है कि नहीं, सिंपल। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाय क्या आर। ये वो मैग्नेटिक फोर्स है जो कि करंट जो डेवलप हुआ ना उस कारण से इधर लगने लगा मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स हम लोग जो इस रड को इधर खिसका रहे हैं उसका विरोध करने के लिए ये आया है। अगर इधर जितना फोर्स लग रहा है अगर हम लोग उतना ही फोर्स इस पर इधर लगा दे तब तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स अगर हम लोग इधर लगाएं हमेशा ना, तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर, तो नेट फोर्स 0, तब ये रड एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, यानी एक समान वेलोसिटी से चलेगा। इधर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स के बराबर का ही अगर हम लोग इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो इधर का जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उतना ही फोर्स अगर उधर भी मेंटेन करेंगे तो इधर का फोर्स बराबर, नेट फोर्स 0, कैंसिल आउट। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बेचारा रॉड चलेगा वैसे स्थिति में ना। अच्छा चलो अब आगे समझते हैं जरा सा। तो मैग्नेटिक फोर्स जितना लग रहा है उतना ही तो हमको भाई इधर भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ना इधर का फोर्स बराबर हो जाएगा, तब मेंटेन होकर के कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना पड़ेगा। यानी कि इधर जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। इसका मतलब पावर हमको कितना इधर से सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो हमको लगाना पड़ेगा वो भी तो कितना लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही, यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाय आर, इतना ही तो लगाना पड़ेगा हमको भी। और ये एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उधर लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर है और एक्सटर्नल फोर्स इधर, क्योंकि रड को हम लोग इधर लेकर के जा रहे हैं और मैग्नेटिक फोर्स तो उधर लग रहा है ना, अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए। अच्छा ठीक है, एकदम आराम से समझते हैं। चलो जरा सा ये चीज़ तो देखो कि हम लोग पावर कितना सप्लाई कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फोर्स जितना है उतना ही अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस रड पर इधर, तो हम लोग पावर कितना दे रहे हैं इस रड को इधर, ये जरा सा आपको देखना है। मैग्नेटिक फोर्स जितना है उतना ही फोर्स हमको इस रड पे लगाना है भैया, इधर लगाना है, ठीक है। चलो लगाते हैं, तो आखिर उतना ही फोर्स इधर लगाना है, मतलब इस पर पावर कितना इधर से हमको सप्लाई करना है,
मैग्नेटिक फोर्स के बराबर का फोर्स इस पर उधर लगाना है, मतलब कितना पावर उधर देना है, कितना पावर उधर देना है। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर सप्लाई जो हम लोग कर रहे हैं, पावर सप्लाई जो कर रहे हैं, या फिर इसको कह सकते हैं पावर गिवन बाय एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, ये सब चीज़ लिखा हुआ है नोट्स में ना। तो वो पावर बराबर फॉर्मूला होता है, पावर बराबर फॉर्मूला, पावर है, पावर बराबर फॉर्मूला होता है एक फोर्स इनटू वेलोसिटी। आपने हो सकता है 11th आपका उतना तो अच्छा है होगा नहीं, को पूरा भरोसा है, इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि ये फोर्स इनटू वेलोसिटी फार्मूला कैसे बना। ठीक है, अब आप देखो पावर का फार्मूला 9th क्लास में आप तो ये जानते होगे, पावर बराबर होता है क्या, वर्क बटे क्या, टाइम। और वर्क को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बटे क्या, टाइम। तो फोर्स तो ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम मेरा तो वेलोसिटी कहलाता है। फोर्स इनटू ये मेरा क्या हो गया, वेलोसिटी। तो यहाँ से बन गया है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा दे दिए, पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से देखो तो जो एक्सटर्नल पावर हमको जो लगाना पड़ा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा था ना, तो मैग्नेटिक फोर्स को संभाल लेने के लिए हम लोग इधर से एक्सटर्नल पावर लगाए, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के बराबर का ही फोर्स इधर लगाए। यानी कि हम जानना चाहते हैं कि पावर कितना लगाए, तो पावर जो लगाए, पावर बराबर फोर्स, फोर्स कितना लगाएंगे, जितना मैग्नेटिक फोर्स है उतने के बराबर का ही ना इधर से भी हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि मैग्नेटिक फोर्स के कारण कोई दिक्कत ना आए, वेलोसिटी ये मेरा घटे नहीं तो अगर मान लो जितना पावर पहले लगा रहे थे, अगर जितना फोर्स पहले लगा रहे थे, थोड़े से फोर्स लगा रहे थे, ये रट जा रहा था, अगर उतने ही फोर्स लगाते रह जाएंगे तो इधर का जो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स तो मेरा इस वेलोसिटी को घटा देगा ना। अगर हम मान लो इसको ऐसे धक्का देके छोड़ दिए तो थोड़ा दूर तक रट जाएगा, लेकिन इस मैग्नेटिक फोर्स जो कि पीछे लग रहा है तो ये स्लो डाउन होकर रफ्तार रुक जाएगा ना इसका। तो हमको लगातार इस पर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, ताकि इधर का फोर्स के बराबर का अगर फोर्स उधर लगाएंगे तब तो इधर का फोर्स कैंसिल और एक ही रफ्तार से चलता रहेगा। लेकिन अगर इधर के फोर्स से ज़्यादा फोर्स उधर लगा देंगे तो बहुत तेज़ी से उधर चला जाएगा। तो हमको मैग्नेटिक फोर्स के बराबर का ही उधर फोर्स लगाना है, ताकि इधर का फोर्स कैंसिल हो जाए और एक समान रफ्तार से ये चले, वी वेलोसिटी से एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। तो हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। तो फोर्स का मान हम लोग एक्सटर्नल फोर्स है ये ना, ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। एक्सटर्नल फोर्स का मान कितना, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही रखते हैं, b² L² v बाई क्या r इंटू वेलोसिटी होता है v। तो इसलिए जो पावर हम लोग जो सप्लाई किए, PS मतलब जो हम लोग पावर इधर से सप्लाई कर दिए, लगाए उसको चलाने के लिए, वो हो गया b² L² v इंटू v² अब बटे क्या r। नाउ एक बात हमको देखना है कि भैया हमने तो पावर लगा दिया b² L² v² बाय r, ताकि इधर का फोर्स के बराबर का ही फोर्स भी उधर यानी कि मेंटेन कर लिया, यानी कि पावर हमने b² L² v² बाय r तो लगाया। तो वैसा लगाने के बाद ये कांस्टेंट रफ्तार से, एक समान वेलोसिटी से ये चुपचाप सीधा एक ही जैसा रफ्तार से चलने लगा। अब आगे देखा जाए जरा सा क्या होगा कि ठीक है इतना पावर तो हमने खर्च कर दिया, आखिर उस पावर का हुआ क्या। तो देखो तो इस वायर में जो करंट ये चल रहा है बेचारा, तो इस चलते हुए करंट के कारण भी तो कुछ पावर का लॉस हुआ होगा। आपने चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है पावर का एक फार्मूला, पावर बराबर फार्मूला होता है करंट इंटू EMF, या फिर पावर का एक फार्मूला होता है I²R, पावर डिसिपेटेड एट रेसिस्टेंस ना। नाउ पावर डिसिपेटेड एट क्या, रेसिस्टेंस के पास जो पावर खर्च होता है वो होता है I²R भी लिख सकते हो, I इंटू EMF भी लिख सकते हो, कैसे भी करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे I²R इतना पावर खर्च होता है किसी रेसिस्टेंस के ऊपर, तो रड का तो कुछ रेसिस्टेंस है तो यहाँ पे पावर भी कुछ खर्च होगा। तो वो पावर कितना खर्च होगा भाई, तो करंट का स्क्वायर, जरा करंट देखो तो कितना था, BLV बाय R, यानी कि BLV बाय R का क्या होल स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ रेसिस्टेंस। तो ये b² L² v² बटे r² इंटू यहाँ क्या r। अब ये r से ये स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो अब आप देखो तो
बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर बाई क्या आया आर, बी स्क्वायर उसके बाद एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्या आर। तो ये तो वो पावर है, पावर जो कि क्या हुआ है, डिसिपेट हुआ है, पावर जो कि खर्च हुआ है। यानी कि अरे पावर डिसिपेटेड एट रेसिस्टेंस, यानी कि पावर जो रेसिस्टेंस के ऊपर खर्च हुआ, यानी कि रड के ऊपर जो खर्च हुआ वो पावर का फॉर्मूला तो देखते हैं, अरे आई स्क्वायर आर से निकालते हैं। ये तो हमने चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पावर कहते हैं के बारे में, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पावर तो डिसिपेट हुआ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर बाय आर, और हमने पावर जो सप्लाई किया था कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए उसके लिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब जितना पावर हम लोग दे रहे हैं ना रड को, उतना ही पावर उसके रेसिस्टेंस के कारण खर्च हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर खर्च हो रहा है। करंट जो उसमें चला तो करंट चलने से पावर कुछ खर्च हुआ रेसिस्टेंस के ऊपर, कितना खर्च हुआ भाई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर बाय क्या आर। और हमने जो इधर से फोर्स लगाया था मैग्नेटिक फोर्स के बराबर का, ताकि कांस्टेंट रफ्तार से चल सके, तो हमने जो फोर्स लगाया तो फोर्स लगाया भाई और भी वेलोसिटी से उसको चलाया, तो इसका मतलब हमने पावर दिया ना कुछ, तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी से निकाला। तो हमने जितना पावर सप्लाई किया उतने ही पावर तो रड के रेसिस्टेंस के ऊपर खर्च भी हो रहा है। देखो सेम टू सेम, इसका मतलब हमने जितना पावर दिया उतना ही पावर रड के रेसिस्टेंस पे खर्च भी हुआ। तो यानी कि जितना पावर हमने सप्लाई किया उतना ही पावर खर्च भी हो गया, तो यानी एनर्जी कंजर्व रहा। जितना पावर दिया उतना ही पावर वहाँ खर्च हुआ। और खर्च होता है पावर किस रूप में, इलेक्ट्रिकल पावर किस रूप में खर्च होता है, हीट के रूप में खर्च होता है। मतलब पावर है, पावर तो खैर पावर अलग चीज़ है, एनर्जी यानी हीट तो अलग चीज़ है। तो ये पावर के कारण क्या होगा, यहाँ पर पावर जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जो खर्च हो रहा है रेसिस्टेंस पे, वही पावर फिर हीट का रूप ले लेगा, क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, यानी कि टाइम। तो जितना देर तक पावर लगता रहेगा समय से मल्टीप्लाई होके उतना हीट डेवलप होता रहेगा। तो हमने जितना पावर दिया यानी कि जितना एनर्जी सप्लाई किया, वही एनर्जी इस रॉड के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि जितना पावर हमने दिया उतना ही पावर तो इसके इलेक्ट्रिकल ये रेसिस्टेंस पे भी खर्च हो रहा है। जो हमने पावर सप्लाई किया वही पावर डिसिपेट हो रहा है इसके रेसिस्टेंस पे, यानी कि जितना एनर्जी देंगे उतना ही एनर्जी क्या होगा, उसके रेसिस्टेंस पे खर्च हो जाएगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हम जो मेहनत करके दे रहे हैं इसको मूव करा के, रफ्तार के कारण हम जो एनर्जी दे रहे हैं वही एनर्जी तो खर्च हुआ। कहाँ पे खर्च हुआ भाई, इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में रेसिस्टेंस के पास एनर्जी खर्च हो गया। तो एनर्जी क्या रहा भाई, यहाँ पे कंजर्व हो गया। यही तो है एनर्जी कंसिडरेशन, यही कहता है कि हाँ एनर्जी मेरा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोशनल ईएमएफ जब डेवलप होता है तब एनर्जी हमारा कंजर्व रहता है। यही है एनर्जी का कंसिडरेशन। इसी में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़, एक साइड से एक फॉर्मूला हम आपको अभी एक रिलेशन दिखाएंगे, ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में दिखाया गया है, ठीक है। लास्ट में एनर्जी कंसिडरेशन पढ़ाने के बाद तो वही चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, जरा सा लिए, चलो ठीक है। वैसे तो जो भी पढ़ाए हुए हैं उसका PDF नोट्स आपको www.physicsbyamanwar.com जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगा। कोशिश करेंगे लिंक भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे देने का। तो आपको एक छोटा सा चीज़ और बताते हैं हम, जरा सा मात्र 1 मिनट का चीज़ है, एक एक्सटर्नल फार्मूला भी है एक्स्ट्रा, वो आप देख लो बस जाते जाते। देखो अब देखा जाए आगे, जाते जाते जो है एक छोटा सा रिलेशन आपको बता देना चाहेंगे, ठीक है। देखो आप जरा सा, एक फार्मूला तो आपको मालूम है, EMF बराबर होता है क्या, d∅b बाय क्या dt, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना, जो कि ये बताता है कि चेंज इन फ्लक्स जो है उसका विरोध करेगा कौन, EMF या करंट। तो खैर ये एक इक्वेशन तो है ही, लेकिन एक साथ साथ आपको पता है I इज इक्वल टू क्या, EMF बटे रेसिस्टेंस, यानी कि EMF बराबर IR हो सकता है। I को हम लोग लिख सकते हैं क्या, dq, ऐसा लिख सकते हैं ना, dq बाय क्या dt, और R क्या है मेरा रेसिस्टेंस। तो EMF बराबर dq बाई dt, क्या dq बाई dt इंटू रेसिस्टेंस। तो एक इक्वेशन ये है EMF का और एक इक्वेशन है ये। इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो EMF बटे EMF बराबर क्या,
या फिर क्या कहते हैं, दोनों इक्वेशन, दोनों तो एक ही चीज़ का इक्वेशन है, तो आप यहाँ से ऐसा भी तो कर सकते हो, फ्रॉम 1 and 2, पहला और दूसरा इक्वेशन से देखो तो चेंज इन फ्लक्स d∅b/dt, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर dq/dt इंटू क्या r, ये dt दोनों साइड से कट जाएगा, तो ये dq और यहाँ क्या d∅b, तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा ऐसा रिलेशन बना सकते हो d∅b, ठीक है, और बाय क्या r बराबर क्या dq, चाहो तो एक ये रिलेशन बन सकता है, चाहो तो एक और रिलेशन बन सकता है d∅b और बटे क्या, बटे में यहाँ dq डिवाइड में आ जाता है, ये dq डिवाइड में आता है, r इधर ही रहता है, बटे dq और बराबर क्या रेसिस्टेंस। तो ये इक्वेशन क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज ना गिव्स रेसिस्टेंस, ये कहता है ना, यानी कि अगर कभी भी फ्लक्स का चार्ज के साथ इक्वेशन दिया रहे, यानी कि फ्लक्स बराबर अगर कहीं लिखा हुआ रहे फ्लक्स 3q², ठीक है, और फ्लक्स का इक्वेशन को चार्ज के साथ अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको रेसिस्टेंस मिलता है, यानी कि अगर क्या कहते हैं d∅b या बाय क्या dq करें तो क्या कहते हैं 3q² का डिफरेंशिएशन 2 से पावर -1 चला जाएगा, 6q का पावर क्या 1, यानी कि 6q, ये मेरा क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस हो जाएगा। खैर छोड़ो, और एक आध मज़ेदार ऐसा भी रिलेशन आपको दिखाते हैं, जैसा कि यही चीज़ था ऐसा भी हो सकता है, EMF बराबर अगर बड़ा सा चेंज ले तो ∆∅b या बाय क्या अदर, देखो ऐसा भी हो सकता है d∅b बाय क्या ∆∅b/Δt, यानी कि चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम, ये है इक्वेशन नंबर अगर 1। तो चूँकि क्या कहते हैं EMF बराबर IR, यानी कि यहाँ से EMF बराबर क्या होता है I × R रेसिस्टेंस, I = EMF बटे रेसिस्टेंस, यानी EMF बराबर IR, ये है ना भाई, इसी को यहाँ पे लिख सकते हैं ना, EMF बराबर क्या IR, तो यहाँ से EMF बराबर करंट का मतलब चेंज इन चार्ज बाय क्या ΔQ/ΔT, ऐसा भी तो होता है, यानी कि T1 टाइम में कितना चार्ज किया और T2 टाइम में कितना चार्ज गया, तो उसका जो अंतर करेंगे दोनों चार्ज का, तो ΔQ बाय क्या ΔT, यानी कि टाइम टेकन, तो ये हो गया टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, ये है मेरा क्या करंट, ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है, आप याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इनटू रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया क्या इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से भी आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, ये दोनों बराबर है तो इधर का भी बराबर, क्या हो गया ΔQ/ΔT इंटू R बराबर इधर हो गया ∆∅b या बाय क्या ΔT, तो यहाँ से ΔT कैंसिल और ΔQ इंटू R बराबर क्या ∆∅b, इसीलिए आप लिख सकते हो ΔQ बराबर ∆∅b बटे क्या R। आपको कहीं पर भी एक हो सकता है क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि क्वेश्चन एक ऐसा कि ∆∅b बाय R इज़ क्या कहते हैं इज इक्वल टू, या कहीं पर भी कुछ एक ऐसा रिलेशन फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स बटे रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो कुछ भी कहीं पे आप ऐसा बांट सकते हो चेंज इन क्या चार्ज, ठीक है। आप NCERT का कुछ क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं आप बनाना, ठीक है, तो वो आपको काम देगा। तो ये रिलेशन हो गया, यही चीज़ है, यही रिलेशन मेरा क्या है, बड़ा सा चेंज इन चार्ज बड़ा सा चेंज इन फ्लक्स, यहाँ पे क्या रिलेशन आया है, छोटा सा चेंज इन फ्लक्स है, ये छोटा सा चेंज इन चार्ज है, ठीक है, वही चीज़ रिलेशन है ये। तो यहाँ से यही रिलेशन को ऐसे भी तो लिख सकते थे, ΔQ बराबर इतना, या फिर इसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, इसको इस R को इधर, इस R को यहीं छोड़ देते, इस ΔQ को इधर ला सकते थे, ∆∅b बटे क्या ∆∅b या बटे क्या ΔQ बराबर क्या लिख सकते थे R, चाहते तो ये भी कर सकते थे ना, ∆∅b या बटे क्या ΔQ इधर डिवाइड में आ जाता तो R आ जाता, ∆∅b या बटे क्या ΔQ बराबर क्या R। तो ये भी एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे एक सवाल हो सकता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या ऐसे करके सवाल है, कहीं पे अगर ऑप्शन में हो गया ∆∅b या बाय क्या ΔQ, तो आप इसे
इसको मार सकते हो ऑप्शन में, है कि नहीं। ये भी चाहोगे तो आपको एक MCQ बन के निकल जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। क्या नहीं, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, आप फंस गए, डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ कहीं कुछ है, तो ये भी ऑप्शन में एक ठो मार सकते हो। क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। लिए चलो देखो, तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है सारा चीज़ का आपको बेस्ट PDF नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। करना क्या है आपको, सिंपल सा हमारा जो वेबसाइट है उसको खोलना है, गूगल पे सर्च करना है www.physicsbyamanwar.com। उसके बाद हमारा वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। जैसे ही हमारा वेबसाइट का ये होम पेज आप देख लो, ये खुला, तो उसके बाद जैसे आप 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या कहते हैं आपको जो है ये क्लास 12th उस पर चले जाना है। उसके बाद वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको खुल जाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आप चले जाओगे। ये कौन सा चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा चैप्टर है ना, EMI। तो वहाँ आप गए तो उसमें क्या कहते हैं फिर आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा नोट्स, है कि नहीं। वीडियो लेक्चर है सारा चीज़ का डला हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, हर वीडियो के नीचे में उसका PDF है। तो इस वीडियो के नीचे में भी वहाँ उसका PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो ये सब चीज़। ठीक है, फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ED करंट के बारे में। और हाँ, आपको जो इसका PDF नोट्स मिलेगा ना, उसी में आपको होमवर्क भी है कि आपको NCERT का कौन सा एग्जाम्पल या कौन सा एक्सरसाइज आपको बनाना है, वही वो आपको इसके PDF नोट्स पे लिखा हुआ रहेगा अच्छे तरीके से। यहाँ तो हम समझाने के लिए ना भाई, लेकिन लिखना किस तरीके से अच्छे तरीके से, वो आपको PDF नोट्स में ही मिलेगा। और उसी में आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, और होमवर्क आप बनाना। नहीं आपका बना NCERT का कोई भी क्वेश्चन, तो बस वो NCERT का क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर बाय एमनवर लिख करके आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।